हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 यानी अध्याय नंबर 2 जंतुओं में पोषण पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है जंतुओं में पोषण। तो सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। सभी जीवों को अपना उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषण की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी पोषण की ज़रूरत क्यों होती है? तो इसके लिए इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि उत्तम स्वास्थ्य चाहिए होता है, शारीरिक वृद्धि चाहिए होता है, विकास चाहिए होता है, गतिशीलता बनाए चाहिए होता है। इसलिए पोषण की ज़रूरत होती है। तो जंतुओं के पोषण में उनकी पोषक तत्वों की ज़रूरत, भोजन ग्रहण करने का तरीका और तथा शरीर में उनका उपयोग जो है शामिल है। यानी अगर उनको पोषण क्यों चाहिए तो उनकी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। ठीक है, पिछली कक्षा में आप जान चुके हैं कि हमारे भोजन में कई अवयव होते हैं जो भोजन को संतुलित बनाते हैं। आपको उनका नाम जरूर याद होगा, उन्हें लिखिए जो भोजन को संतुलित बनाते हैं। ये तालिका में नाम लिखना है आपको। अब जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अवयव की संरचना अत्यंत जटिल होती है। ग्रहण किए गए भोजन से शरीर कई प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण करता है, जिनमें से कुछ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है, जबकि कुछ अवशिष्ट जो होते हैं अनुपयोगी पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है, आप जान चुके हैं कि भिन्न भिन्न जीवों की भोजन संबंधी आवश्यकता एवं आदतें अलग अलग होती है। साथ ही जीवों में पोषण का तरीका भी अलग अलग होता है। इसी आधार पर हम उन्हें स्वपोषी, विषमपोषी आदि वर्गों में बांटते हैं। विभिन्न जीवों की शारीरिक बनावट और भोजन करने वाले अंगों में भी विविधता नजर आती है। मधुमक्खी, भौरे आदि आसानी से फूलों का रस चूस सकते हैं और मरमर पक्षी यानी हमिंग बर्ड या फूलचूस यानी सनबर्ड की लंबी पतली चोंच भी फूलों का रस चूसने में उसे मदद करती है। गौरैया अपनी छोटी चोंच से आसानी से अन्न, कण और कीड़े मकोड़े चुन सकती है। शेर के मजबूत जबड़े और पैने दांत शिकार को पकड़ने और उसे फाड़ने में मदद करते हैं। अजगर सांप जो होता है अपने मुंह से बड़े शिकार को आसानी से निगल जाता है। छीलना, चबाना, कुतरना, बेधना, पकड़ना, निगलना, चूसना, स्पंजी आदि भोजन ग्रहण की विधियां हैं। ठीक है, तो ये सब जानवर हैं नाम दिए हुए तालिका में, और ये क्या भोजन करते हैं और फिर इनका भोजन करने का क्या तरीका है, इसका लिस्ट आपको बनाना है। फिर यहाँ पे क्या है, उसी तरह सेम है, जानवरों का नाम दिया हुआ है और क्या भोजन करते हैं और तरीका दिया हुआ है। अब आते हैं मनुष्य में पाचन। मनुष्य में पाचन के बारे में जानना है कि मनुष्य पाचन कैसे होता है, किस प्रोसेस के द्वारा पाचन होता है। तो अन्य जीवों की भांति मनुष्य भी भोजन को ग्रहण करता है। मनुष्य में भोजन अंतःग्रहण जो होता है मुख द्वारा होता है, फिर उसका पाचन और उपयोग होता है। भोजन का बिना पचा हुआ अनुपयोगी भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित होता है। मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद एक सतत लंबी नलिका से गुजरता है, जो मुख गृहिका से आरंभ होकर गुदा या मल द्वार तक जाता है। ठीक है, इसे आहार नाल कहते हैं। इस लंबी नली के विभिन्न भाग इस प्रकार है जो आपके सामने दिया हुआ है। पहला मुख गृहिका, दूसरा ग्रसिका या ग्रास नली, तीसरा आमाशय है, फोर्थ है छोटी आंत, 5 है बड़ी आंत, छठा है मलाशय, सातवां है गुद्दा या मलद्वार। यानी 7 नाम दिए हुए हैं मुख गृहिका से लेकर गुद्दा मलद्वार तक। ये आप देख लीजिए, मानव पाचन तंत्र का पिक्चर दिया हुआ है और कैसे प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, आहार नाल के इन भागों के साथ साथ अनेक छोटी बड़ी ग्रंथियां जुड़ी होती है, जैसे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि, जो पाचक रसों का स्राव करती है। ये पाचक रस जो होते हैं ना, ये भोजन के जटिल अवयवों को सरल रूप में बदलने में
मदद करते हैं। आहार नाल और उससे संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो पोषण के विभिन्न चरण है, इस पर काम दिया किसका कौन सा काम है। अंतःग्रहण में क्या होता है कि आहार को प्राप्त किया करके उन्हें ग्रहण किया जाता है। मनुष्य में यह मुख द्वारा होता है और जहाँ दांत से भोजन को चबाया जाता है। पाचन में क्या होता है, भोजन के जटिल अवयव से उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण होता है। भोजन के जटिल अवयव से उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण होता है। पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो मुख से आरंभ होकर आंतों तक पूरी हो जाती है, जिसमें अनेक रासायनिक स्राव एंजाइम मदद करते हैं। अवशोषण क्या होता है, पाचित भोजन का रसांगुलों द्वारा ग्रहण एवं रक्त में मिलाने की प्रक्रिया। और स्वांगीकरण क्या होता है, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए पचित भोजन का उपयोग। और निष्क्रमण क्या होता है, अपचित भोजन का आहार नाल से निष्कासन। ठीक है, ये चीज़ होती है। हम जो भोजन करते हैं आहार नाल के विभिन्न भागों से होकर गुजरता है, यानी हम जो भी भोजन करते हैं वो आहार नाल के विभिन्न भाग से होकर गुजरता है। आइए हम जानते हैं आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। पहला मैंने पढ़ा मुख एवं मुख गृहिका। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि हम भोजन मुख द्वारा ग्रहण करते हैं और हमारे मुख गृहिका के अंदर दांत और जीभ होते हैं और लार ग्रंथि, जिससे लार निकलती है। दांत भोजन को चबाने का काम और छोटे छोटे टुकड़े बनाने में हमारी मदद करता है। दांत जबड़ों में स्थित मसूड़ों में अलग अलग खांचों में धंसे होते हैं। हमारे दांतों के आकार और कार्यों में विविधता होती है, जिसके अनुसार उनके नाम जो होते हैं ना अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब दांत के बारे में दिया गया है कि दांत का जो, देखिए हम कहने का मतलब है कि जब आपको याद होगा जब आप पहली या दूसरी कक्षा में थे तो एक सेकंड से पहले तालिका में दिया हुआ है कि दांतों के प्रकार कैसे प्रकार का होते हैं। दांत काटने और कुतरने वाले दांत, चीरने और फाड़ने वाले दांत, और तीसरा है चबाने और पीसने वाले दांत। ठीक है, अब दिया हुआ है कि निचला जबड़ा कितना होता है और ऊपरी जबड़ा कितना होता है। ये टोटल लिस्ट दिया हुआ है। आपके मुंह में कितने दांत हैं पता कीजिए, एक वयस्क मनुष्य को कितने दांत होते हैं। आपको पता है कि जब आप पहली या दूसरी कक्षा में थे तो आपके दांत कुछ गिरने लगे थे, लेकिन कुछ ही समय बाद नए दांत वहाँ आ गए। हमारे जीवन काल में दांत के 2 सेट विकसित होते हैं। प्रथम सेट बचपन में निकलकर लगभग 8 साल की आयु तक गिर जाते हैं। तो प्रथम सेट के इन दांतों को मिल्क टीथ कहते हैं। इनके स्थान पे अस्थायी टीथ निकलते हैं जो जीवन भर रहते हैं। हालांकि वृद्धावस्था में इनके कुछ दांत गिरने भी लगते हैं। दांतों के आकार और कार्य के अनुसार निम्न प्रकार है। जैसे दांतों के प्रकार है कीर्तन यानी इंसीजर जो काटने का काम करता है, रोदनक कैनिज, इंसीजर कैनिज जो फाड़ने का काम, कैनिज जो फाड़ने का काम करता है, इसको हिंदी में रोदनक बोलते हैं। उसके बाद अग्र च्वर्णक, ये प्रीमोलर यानी पीसने और चबाने का काम करता है। और च्वर्णक मोलर यानी ये भी पीसने और चबाने का काम करता है। देख लीजिए जो कृतक यानी इंसीजर होता है वो कैसा होता है। फिर रजनक देख लीजिए वो कैसा होता है जो फाड़ने का काम करता है। खनिज अगर चौवर्णक पीसने चबाने का, और ये चौवर्णक पीसने चबाने का पिक्चर में दिया हुआ। अब इनके बारे में जानते हैं कि दांतों की ऊपरी परत जिसे हम इनेमल कहते हैं, ये हमारे शरीर का कठोरतम पदार्थ होता है। यह मुख्यतः कैल्शियम एनेमिलीन नामक लवण तथा प्रोटीन से बना होता है। अब अगले सवाल आता है कि आपका मुंह हमेशा गीला रहता है, ऐसा क्यों? हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है जिनसे लार स्रावित होता रहता है। लार भोजन को मुलायम बनाने में मदद करता है। लार में पानी, लवण और चिकना म्यूकस होता है। भोजन का पाचन मुंह से ही लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज की सहायता से आरंभ हो जाता है, जो मंड यानी स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। और एंजाइम रासायनिक स्राव है जो आहार नाल के विभिन्न भाग एवं ग्रंथियों से स्रावित होते हैं।
और भोजन के विभिन्न अवयवों के साथ प्रतिक्रिया कर पाचन में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए इसके बाद क्या लिख रहा है, चावल में मंड होता है, लार मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ मुंह के अंदर एक पेशी अंग होता है। जीभ आगे की ओर स्वतंत्र और पीछे की ओर मुंह गिरका के निचले भाग से जुड़ा होता है। यह मुंह का सबसे व्यस्तम अंग होता है। जीभ मुंह में भोजन इधर उधर कर लार मिलाने और भोजन निकलने में मदद करता है। जीभ पे स्वाद कलिका यानी टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जिनकी मदद से हम चीज़ों का स्वाद लेते हैं, और स्वाद कलिकाएँ जीभ के अलग अलग हिस्से में होती है। स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगाने के लिए हम रोचक क्रियाकलाप कर सकते हैं। ठीक है, ये सब क्रियाकलाप है कि हाँ, जीभ से एक और भी चीज़ होता है कि जीभ हमें साफ बोलने, स्पष्ट बोलने और शुद्ध उच्चारण करने में मदद करती है। अब आता है दंत सुरक्षा और स्वास्थ्य का आधार। तो ये कह रहा है कि हमें दांतों की सही देखभाल और साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। हमें सुबह और रात में सोने से पहले अपने दांतों को दातुन या ब्रश से ज़रूर साफ करना चाहिए। दातुन करते समय दातुन और हाथ में की उंगलियों से मसूड़ों को अवश्य मलना चाहिए। इससे मसूड़ों में रक्त का संचार बढ़ता है और दांत मजबूत होते हैं। खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला करना चाहिए, जिससे दांत में फंसे अन्न का निकल जाए। और अच्छी तरह दांत की सफाई नहीं करने या अधिक चॉकलेट, मीठी चीज़ें, ठंडे पेय आदि खाने से दांत पे पूरा असर पड़ता है। ये चीज़ें दांत के फंसे अन्न कणों से चिपक जाती है, उन पर एक परत बना देती है, जिसके कारण जीवाणुओं को पनपने और बढ़ने का मौका मिलता है। ये जीवाणु दांत में फंसे अन्न कण और शर्करा को अम्ल में बदल देते हैं, जो दांतों की ऊपरी परत इनामेल को क्षति पहुंचाते हैं और दांतों के बीच छेद बना देते हैं। मसूड़ों से रक्त और मवाद आने लगता है, मुख से दुर्गंध आने लगता है, धीरे धीरे दांत कमजोर होकर टूटने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हम बहुत सी चीज़ों को खाने से वंचित रह सकते हैं। क्या आप ऐसी चीज़ उत्पन्न होने देना चाहते हैं? तो ये देख लीजिए, दांतों के बीच जो अन्न फंसा हुआ है, देख लीजिए, ये अम्ल बन जाएगा, फिर दांत सड़ने लगेगा, फिर दांत में छेद हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा, दांत टूट भी जाएगा। चलिए, हमने दूसरा पढ़ना है चरण, भोजन नली और ग्रसिका, फूड पाइप एंड ओसोफेगस। देखो क्या होता है ना कि भोजन नली जो होता है ना, लंबी पतली मांसल संरचना होती है, जो मुख्य गिरिका को अमाशय से जोड़ती है। और मुख द्वारा चबाया गया भोजन जब ग्रास नली और ग्रसिका में जाता है, तो ग्रास नली की मांसपेशियों में संकुचन होता रहता है। इस संकोचन के कारण भोजन नीचे की ओर सरकता हुआ आमाशय तक पहुंच जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि खाते समय या खाने के कुछ समय बाद उल्टी हो जाती है। भोजन आमाशय तक नहीं पहुंचता या आमाशय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, यानी भोजन नाल में भोजन को पेशियों द्वारा आमाशय की बिल्कुल उल्टी दिशा मुख की ओर चलाया जाता है। इसी कारण इसे उल्टी कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये चर्चा करने वाली चीज़ है। देखिए, एक कहानी इस जैसा दिया भी है आपको जी का। देखो, एक रोचक बात आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि ग्रसिका में वायु और भोजन मार्ग एक ही होता है। जो ग्रसिका है ना, उसमें वायु और जैसे सांस लेते तो हवा आती है, और भोजन का रास्ता भी सेम एक ही जगह होता है। आपको जिज्ञासा होती है कि भोजन तो भोजन नली से आमाशय तक जाता है, फिर वो श्वास नली की ओर क्यों नहीं जाता? वास्तव में श्वास नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। ये वाल्व का काम करती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो ये श्वास नली को ढक देती है और भोजन भोजन नली में चला जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जब हम तेज से खांसते हैं, खाने समय बात करते हैं, अचानक खांसी अच्छी आती है ना, तो आप घुटन महसूस करते हैं। ऐसा संयोग भोजन कणों के श्वास नली में प्रवेश के कारण होता है। चलिए, थर्ड पॉइंट है, क्या है, अमाशय। अमाशय क्या है? अमाशय जो होता है ना, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ये मोटी दीवार वाली थैलीनुमा मांसल संरचना है, जो चपटी और यू आकार का होता है। इससे होकर भोजन छोटी आंत तक पहुंचता है। और अमाशय के आंतरिक भाग में पाचक रस यानी श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। जो श्लेष्मा होता है ना, वो अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा देता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हुए
जीवाणु को नष्ट करता है और माध्यम को अम्लीय बनाता है। इससे पाचक रसों को क्रियाओं में तोड़ने में सहायता मिलती है। पाचक रस जो होता है भोजन के प्रोटीन भाग को अम्ल जैसी सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। अब ये पेट की कहानी है, बड़ी लंबी कहानी है, देख लीजिए। इसमें क्या है कि कभी कभी कुछ घटना दुर्घटना एक ऐसी रोमांचक जानकारी मिल जाती है कि छिद्र रूप पेट भी एक ऐसी घटना से संबंधित कहानी है जिसे आमाशय की कार्य प्रणाली की जानकारी हुई। ये क्या हुआ कि 6 जनवरी 1922 को एलेक्जिन सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हो गया। उसके आमाशय में छेद हो गया। तो विलियम बीमोंट नामक एक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक ने उसका इलाज किया। इलाज से उसकी जान तो बच गई, लेकिन चिकित्सक उसके आमाशय के छेद को बंद नहीं कर सका। उसने उस पट्टी से ढक दिया। सेंट मार्टिन के आमाशय के छेद को ब्यूमोंट ने आमाशय की कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त करने के अवसर के रूप में लिया। उसने देखा आमाशय भोजन का मंथन कर रहा है। उसकी दीवारों से रसों को निकालकर उसने दूसरे भोजन पदार्थों के साथ प्रयोग किया। उसने ये पाया कि आमाशय छोटी आंत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। उसने इस निष्कर्ष पे पहुंचना आसान हो गया कि पाचन मूलतः रासायनिक क्रिया है, ना कि यांत्रिक। अब आते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत जो होती है ना, लगभग 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलित संरचना होती है। इसमें यकृत, अग्नाशय तथा स्वयं इसकी दीवारों से स्राव प्राप्त होते हैं। 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलित संरचना होती है छोटी आंत। देखिए अब क्या हुआ है, लीवर से प्राप्त स्राव गहरे लाल भूरे रंग की यकृत जो होती है ना, लीवर लाल भूरे रंग की, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये गहरे लाल भूरे रंग की लीवर। ये आमाशय के ऊपरी भाग में दाहिने की ओर स्थित होती है। यानी आमाशय के ऊपरी भाग में दाहिने की ओर स्थित होती है। और ये पीत रस स्रावित करती है। ये क्या करती है? पीत रस स्रावित करती है, जो एक थैलीनुमा संरचना पित्ताशय में संग्रहित होता है। यानी जो थैलीनुमा संरचना पित्ताशय में संरक्षित होता है। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आते हैं अग्नाशय से प्राप्त स्राव। ये क्या करता है? अग्नाशय हल्के पीले रंग की पत्ती के आकार की बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय क्या होता है? हल्का होता है और पीले रंग की पत्ती के आकार की बड़ी ग्रंथि होती है, जो आमाशय के ठीक नीचे रहता है। इससे स्रावित अग्नाशयिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया कर उन्हें सरल रूप में बदल देता है। ठीक है। अब आते हैं छोटी आंत की दीवारों से प्राप्त स्राव। छोटी आंत की दीवारों से जो स्रावित आंत रस होता है, वो आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया करके उन्हें पूर्ण रूप से पचा देता है। इस प्रकार छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, और वसा अम्ल और ग्लिसरीन में बदल जाता है। अब आता है छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण। देखो, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है ना, छोटी आंत की आंतरिक दीवारों से होता है। आंतरिक भाग में उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जैसे हम दिगरोम या रसांगुल कहते हैं। जो दिगरोम होता है ना, पचे भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। इनमें से सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है, और अवशोषित भोजन जो होता है ना, वो इन रुधिर वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचता है, जहां अनेक जटिल पदार्थ के बनने में उनका उपयोग होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग स्वांगिकीकरण कहते हैं। श्वसन के क्रम में कोशिकाओं में स्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है, और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का बिना पचा भाग, जिसका अवशोषण नहीं होता है, बड़ी आंत में जाता है। अब आते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत जो होती है ना, वो छोटी आंत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। इसके द्वारा
अपचित भोजन से जल कुछ लवणों का अवशोषण होता है, बाकी बचा हुआ अपचित पदार्थ और ठोस अवस्था में मलाशय में चला जाता है, जहाँ से समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को निष्कासन कहते हैं। चलिए अब ये कितना है, दस्त और जीवन रक्षा घोल, ये तो देख लीजिएगा बच्चा को कैसे मतलब दस्त हो जाए तो क्या करना चाहिए, इसमें पूरे लाइन में दिया हुआ है। चलिए अब कहें घास चरने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है। देखिए आपके हमारे आसपास जो होता है ना, घास जंतु ऐसे होते हैं जो घास खाते हैं, जैसे गाय हुआ, भैंस, बकरी। ये घास हम घास नहीं खा सकते क्योंकि हम पचा नहीं सकते। पौधों से प्राप्त अधिकांश पोषकों में सिलोज की प्रधानता नहीं होती है। घास में भी सिलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सिलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। मानव सहित बहुत से जंतु सिलोज का पाचन नहीं कर पाते। घास खाने वाले जंतुओं की पाचन व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। इनका आमाशय विशेष प्रकार का होता है। इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग सबसे बड़ा होता है जिसे रुमेन कहते हैं। निगला हुआ घास प्रथम आमाशय यानी रुमेन में इकट्ठा होता है, जहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल या कड कहते हैं। बहुत से घास खाने वाले जंतु जो होते हैं ना, चौथे समय जल्दी घास काट कर निगल लेते हैं। हमारी तरह वो खाना खाते समय ये भोजन पूरी तरह चबाते नहीं। ये निगले हुए खाने को पुनः मुंह में लाकर चबाते हैं। जब आपने देखा होगा कि जब आप ये खा नहीं रोते तब भी उनका मुंह चलते रहता है। इस प्रक्रिया को जुगाली या पाउर कहते हैं। इन जंतुओं में सिलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं की सहायता से होता है। ये जीवाणु जो होते हैं रूमेन में होते हैं और आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत और वहाँ से बड़ी आंत में जाता है। तो छोटी और बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में, जिसे अंधनाल कहते हैं, जिसे हम कैल्शियम कहते हैं। चित्र में दिया अंधनाल में कुछ जीवाणु होते हैं और मनुष्य में अंधनाल बहुत छोटी होती है और ये जीवाणु अनुपस्थित होते हैं। मनुष्य में सिलोज का पाचन नहीं होता है। मनुष्य के पाचन संस्थान में सिलोज रिश्तेदार पदार्थ के रूप में रह जाता है, जिसकी उपयोगिता के बारे में आप पिछली कक्षा में जान चुके हैं। ठीक है, ये देख लीजिए रुमेन अंधनाल कहाँ होता है। चलिए अभी आपने मनुष्य और घास खाने वाले जंतुओं के पाचन के संबंध में जानकारी प्राप्त की, जिनमें व्यवस्थित पाचन तंत्र पाया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिसमें पाचन तंत्र दूर मुख में भी नहीं होता। क्या ऐसे जीव भोजन नहीं ग्रहण करते, उन्हें पाचन नहीं होता? तो ये सब दिया हुआ है। अब आते हैं कि जल स्रोत और तालाब, झील और नम मिट्टी में पाए जाने वाला अमीबा जो होता है नम मिट्टी में और तालाब, झील में पाया जाता है, एक ऐसी कोशिकीय जीव होता है। इसके भोजन अंतर्ग्रहण और पाचन का तरीका अत्यंत रोचक है। इसके कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है, जिसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है। इसमें केंद्रक तथा अनेक धानियां मतलब खाली स्थान होती है। इसमें केंद्रक तथा खाली स्थान मतलब धानियां खाली स्थान होती है। तो अमीबा की विशेषता है कि वो लगातार अपनी आकार और स्थिति बदलता रहता है। इसमें एक या अधिक उंगली जैसे उभार निकलते रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पदाभ यानी कृत्रिम पाँव यानी पैसेपाइडिया कहते हैं। ये अमीबा को गति करने और भोजन पकड़ने में मदद करते हैं। अमीबा का आहार सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणु, कवक आदि है। जब यह भोजन के संपर्क में आता है या भोजन इसके आसपास होता है तो यह अपने पादपों को विकसित कर भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है और दोनों ओर से विकसित जो पदार्थ होते हैं ना आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। भोजन इस प्रकार बने खाद्यानि में बंद होकर अमीबा की कोशिका के अंदर चला जाता है। तो खाद्यानि में ही पाचक रसों का स्राव होता है, जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है। इस प्रकार पचा हुआ भोजन जो है ना धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, जो अमीबा की वृद्धि और रखरखाव और उसकी संख्या में वृद्धि में मदद करता है। यहाँ भी बिना पचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ खाद्यानि से होकर कोशिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब आप जान चुके हैं कि सभी जीवों के लिए पोषण जो होता है ना अनिवार्य होता है। आश्चर्यजनक रूप से सभी जीवों में भोजन के पाचन की आधारभूत प्रक्रिया समान होती है, जिनमें ग्रहण किए गए भोजन से अनेक उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है।
देखिए अब आगे जानकारी आप प्राप्त करेंगे किस प्रकार अवशोषित उपयोगी पदार्थों का स्थानांतरण शरीर के अन्य भागों में होता है। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। ये सब देख लीजिए, मतलब किसको क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये सब दिया हुआ है। और इस चैप्टर हमने क्या सीखा, ये सब है।